जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल बड़ी खबर के साथ एक बार के सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े नेता का कर दिया सबसे बड़ा अपमान। बताएंगे आपको, हिमालय की ओर निकल गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री। जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में क्षत्रिय समाज ने बीजेपी के विरोध का कर दिया है खुला ऐलान, और राजस्थान के अंदर वैश्य समाज ने बीजेपी को दी है चुनाव हराने की धमकी। बताएंगे और भी क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में राजस्थान के अंदर एक और ऐसा गठबंधन हुआ है जिसे लेकर जमकर चर्चाएं चल रही है। साथ साथ आपको बताएंगे क्या तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की विदाई की तैयारी हो चुकी है। रैली की तस्वीरों से मिल रही है इस तरीके की खबरें। और चुनाव से एन पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक के गाली गलौज का वीडियो कांग्रेस पार्टी ने जमकर वायरल कराया है। बताएंगे कौन से राज्य से ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। और अमित शाह तेलंगाना में करने पहुंचे थे रैली, लेकिन जनता ही दिखाई नहीं दी है भारतीय जनता पार्टी की। तेलंगाना में दयनीय स्थिति के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट के मंत्री ने क्यों प्रधानमंत्री मोदी को कह दिया भ्रष्टाचारी। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताएंगे इसके पीछे क्या है पूरा मामला। वहीं पर शिवपुरी के अंदर जनता ने जोरदार विरोध करते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ चुनाव के दौरान भी मोर्चा खोला है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता इस बार परिवर्तन के लिए जबरदस्त वोट करने जा रही है और राजस्थान के अंदर इस बार राज नहीं बल्कि रिवाज बदलने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी अध्यक्ष के रूप में 1 साल पूरा कर लिया है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जश्न मनाने की तैयारी कर रखी है। 26 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी, जिसके 1 साल पूरे हो गए हैं। खड़गे की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त सफलता दिलाई है दोस्तों। उनके नेतृत्व में पार्टी ने हिमाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटका में सरकार बनाई है और इंडिया गठबंधन जैसे महत्वपूर्ण संगठन का खाका तैयार करते हुए लोगों को एकजुट किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की कई और सफलताएं हैं जो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए काफी ज्यादा सकारात्मक है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कई प्रदेश में उन्होंने गुटबाजी को खत्म करते हुए सारे नेताओं को एकजुट किया है। और अब 5 राज्यों के चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए सबसे बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। 1 साल होने पर आप लोग की क्या कुछ राय है। मल्लिकार्जुन खड़गे को 10 में से कितने नंबर आप लोग कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर देते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बुंदेलखंड में बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर उपजा असंतोष इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि भारतीय जनता पार्टी से बागी नेताओं ने फैसला लिया है कि वो आपस में नहीं लड़ेंगे, बल्कि सारे बागी नेता एकजुट हो गए। सबने फैसला लिया है कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक कैंडिडेट के खिलाफ महागठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी के बागी नेताओं का गठबंधन अपना कैंडिडेट उतारेगा। टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक को दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज पार्टी के पूर्व विधायक और जनाधार वाले नेताओं ने मिलकर एक महागठबंधन तैयार किया है। भाजपा प्रत्याशी राकेश गिरी के खिलाफ प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में टीकमगढ़ के अंदर पूर्व विधायक के श्रीवास्तव और राजेंद्र तिवारी ने मिलकर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन आयोजित किए हैं। हजारों कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके शक्ति प्रदर्शन किया गया है। दोनों ने ऐलान किया कि आगामी 30 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे और चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि प्रत्याशी कौन होगा। वहीं पर पार्टी आला कमान के मनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि टिकट बदलने पर ही कार्यकर्ता मानेंगे। यानी दोस्तों, बीजेपी के बागी नेता नहीं चाहते हैं कि उनकी बगावत का असर कम पड़े, इसलिए वो अपने आप को एकजुट कर रहे हैं। सारे बागी नेता एकजुट होकर बीजेपी के आधिकारिक प्रत्याशी का विरोध करते हुए एक कैंडिडेट को मैदान में उतार रहे हैं। एक तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ सीट पर यह सुनिश्चित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जबरदस्त हार होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि टीकमगढ़ में 2018 के अंदर मात्र 4000 वोटों के अंतर से बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीत गया था, लेकिन इस बार चुनाव के समीकरण पूरी तरीके से बागी नेताओं ने पलट दिए हैं। साथ साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने नेता का ऐसा बड़ा अपमान किया है जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी तो स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए 40 नेताओं के नाम जारी किए हैं, जिसमें दूर दूर तक कहीं भी पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती का नाम नहीं है। लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यहाँ तक कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस पार्टी से आए हैं उनका भी नाम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में सत्ता दिलवाने वाली बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता उमा भारती का दूर दूर तक नाम नहीं है। उमा भारती इस मामले को लेकर काफी ज्यादा नाराज नजर आई है। हालांकि उन्होंने खुलकर विरोध नहीं किया है, लेकिन उनके ट्वीट से ये बातें तो निकलकर सामने आ गई है कि पार्टी को लेकर वो नाराज हैं। विधानसभा से ठीक पहले उमा भारती ने हिमालय जाने की बात कही है। उमा भारती ने कहा कि जन्म स्थान टीकमगढ़ जा रही हूं, फिर ओरछा में राम राजा सरकार को माथा टेककर हिमालय के लिए निकल जाऊंगी। प्रार्थना करती हूं कि हमारी सरकार बने और मेरी हम सबकी अधूरी आकांक्षाएं पूरी हो। केन बेतवा रिवर लिंक जो लगभग 2017 से शिलान्यास के लिए तैयार है। गौ संवर्धन, गौ रक्षण के उपाय संतोषजनक स्थिति तक नहीं
नहीं पहुंच पाए हैं। धार भोजशाला की सरस्वती माई राज्य और केंद्र में हमारी सरकार होते हुए भी अपनी गद्दी पर वापस नहीं लौट सकी है। उमा भारती ने लिखा कि रायसेन के सोमेश्वर व विदिशा के विजया देवी के मंदिर के पट नहीं खुल सके। हमारे केंद्रीय नेतृत्व के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी ने मुझे भरोसा दिया था। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि 2003 से 1.5 साल छोड़कर हमारी सरकार हमेशा रही है। लोगों के जिन सवालों को पूरा करने के लिए हमने कांग्रेस के 20 साल की सरकार को ध्वस्त किया था, वह सपने कितने पूरे हुए हैं, उस पर आत्मचिंतन के लिए कुछ दिन बद्री केदार के दर्शन के समय करूंगी। कुल मिलाकर दोस्तों ये टिप्पणी उनकी ओर से चुनाव प्रचार के बीच में किया जाना साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी, उसके केंद्रीय नेतृत्व और बीजेपी के सारे रणनीतिकारों के रणनीति पर पानी फेरने जैसा है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए नेता नारायण त्रिपाठी ने विंध्या क्षेत्र के अंदर अपनी पार्टी बनाई है, विंध्या जनता पार्टी, जिसने 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। नारायण त्रिपाठी खुद मेहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर हाई प्रोफाइल सीट देव तालाब से कुंज बिहारी तिवारी को मैदान में उतारा गया है। उनकी पत्नी नई गढ़ी जनपद पंचायत की अध्यक्षा भी रही है, यानी ठीक ठाक कैंडिडेट है जो कुल मिलाकर बीजेपी के वोट ही काटने वाले हैं। दोस्तों साथ साथ कांग्रेस पार्टी से टिकट कटने के बाद क्षत्रिय समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिला। लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बीते दिन बागचीनी गांव में क्षत्रिय समाज के संगठन के द्वारा एक महापंचायत बुलाई गई, जिसमें कुलदीप सिकरवार का समर्थन किया गया और कहा गया कि बसपा से उन्हें जिताने के लिए क्षत्रिय समाज पूरी ताकत लगा देगा। इसके साथ ही जिले भर की सभी 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को हराने के लिए क्षत्रिय महासभा दिन रात काम करेगा। बागचीनी गांव में आयोजित महापंचायत में क्षत्रिय समाज के लोगों ने गंगा जल हाथ में उठाकर कसम खाई है कि जिले की 6 की 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी को हराएंगे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा कुलदीप सिकरवार का टिकट काटकर उनके समाज का अपमान किया गया है। क्षत्रिय समाज के लोगों का कहना है कि कमलनाथ ने क्षत्रिय समाज के युवा नेता को टिकट न देकर बड़ी गलती की है और ये घोर अपमान है, जिसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी के लिए इस तरीके के शपथ से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि तमाम सर्वे ये बताते हैं कि क्षत्रिय समाज के लोग मैक्सिमम बीजेपी को वोट करते हैं। लगभग 72% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जाता है, जैसा कि इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल के अंदर भी राजपूत समाज को लेकर दावा किया गया है। इसी तरीके से क्षत्रिय समाज के भी पोल बीजेपी के पक्ष में जाते हैं और अगर बॉयकॉट बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों का होगा तो भारी नुकसान बीजेपी को होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की पहली और दूसरी सूची जारी होने के बाद शुरू हो गया विरोध प्रदर्शन। अब राजस्थान के जयपुर से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जयपुर के सांगानेर सीट से मौजूदा विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटकर पूरे वैश्य समाज को बीजेपी ने नाराज कर दिया है। भाजपा मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए लाहोटी समर्थकों ने दावा किया है कि बीजेपी को अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए और मौजूदा विधायक को फिर से टिकट दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, वैश्य समाज की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पूरा समाज पूरे राजस्थान के अंदर बीजेपी का विरोध करेगा। माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष केदार मल भालू ने कहा कि वैश्य समाज बीजेपी के परंपरागत वोटर है। 85% से ज्यादा वैश्य समाज बीजेपी को वोट करता है, लेकिन पार्टी ने जिस तरह से समाज के युवा नेता को दरकिनार करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसका क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, कहीं ना कहीं सरासर गलत किया गया है। अशोक लाहोटी समाज के एक युवा और लोकप्रिय नेता है। उन्होंने कहा कि उन्हें हर समाज के लोग चाहते हैं और इसीलिए उनको टिकट दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों लाहोटी भारतीय जनता पार्टी के नेत्री वसुंधरा राजे के करीबी बताए जाते हैं और बीजेपी ने एक के बाद एक कई सारे वसुंधरा राजे गुट के नेताओं के टिकट काटे हैं, तो ये भी जो टिकट काटा गया है वो वसुंधरा राजे गुट के नेता होने के कारण ही काटा गया होगा। आप लोग की इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों भाजपा को लग सकता है एक और झटका। भिंड से बीजेपी के विधायक संजीव सिंह ने दिया इस्तीफा। आपको बता दें कि इस्तीफे की कॉपी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार तेलंगाना में बस यात्रा पर निकलने वाले हैं। 28 तारीख यानी आज पहले दिन कई सारे विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा, जिसमें तंदूर और परीगी विधानसभा क्षेत्र के अंदर दोनों नेता अपनी जनसभा को संबोधित करते दिखाई देंगे। इस पूरी यात्रा के दौरान बस का इस्तेमाल किया जाएगा। 3 सभाओं का आयोजन किया जाएगा और दूसरे दिन यानी कल 29 तारीख को मेडक लोकसभा सीट पर संगारेड्डी और नरसापुर के साथ साथ मेडक क्षेत्र में पद यात्राएं की जाएगी, सभा को संबोधित किया जाएगा। दोनों नेताओं ने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। चंद्रशेखर राव के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी होती जा रही है। दोस्तों साथ साथ यूथ कांग्रेस के नेता बीवी श्रीनिवास बोले, कहा जो सरकार अपने पूर्व अधिकारियों को नहीं बचा सकी वो एक फोन कॉल से रसिया यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा करती है। साथ साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर एक और ऐसा गठबंधन बना है जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा है। राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के बीच एक और तीसरे गठबंधन का उदय हुआ है। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी और आजाद समाज पार्टी काशीराम के गठबंधन को लेकर चर्चाएं काफी गर्म है। विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलपी ने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन के बाद दावा किया है कि जल्द
जल्द तमाम सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पिछली बार 80 लाख लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया था। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आवाम क्या सोचती है। 29 अक्टूबर को जयपुर के अंदर बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें परिवर्तन की आवाज को बुलंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 200 विधानसभा सीटों पर गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीतेंगे। साथ साथ दोस्तों, क्या तेलंगाना के अंदर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की लोकप्रियता धीरे धीरे करके पूरी समाप्त हो गई है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कई सारे रैली के फोटो, तस्वीरें, वीडियो सब दिखाई जा रही है, जिसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि के चंद्रशेखर राव जो एक मास लीडर के तौर पर जाने जाते थे, तेलंगाना में उनके सामने कोई टक्कर का नेता नहीं होता था। आज उनकी रैलियों में भीड़ नदारत दिखाई दे रही है। लोग खाली कुर्सियों पर एक आध बैठे हुए हैं और जैसा कि तमाम ओपिनियन पोल में दावा भी किया जा रहा है कि के चंद्रशेखर राव का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इस बार क्लोज फाइट में तेलंगाना के अंदर जीतने की ओर बढ़ रही है। साथ साथ राजस्थान में पड़ रहे छापे को लेकर बोले अशोक गहलोत, कहा राज्य में ईडी कुत्तों की तरह घूम रही है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखेगा जरूर। साथ साथ ओपिनियन पोल में दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा सीटों की बात करें तो ब्राह्मण समाज किसे वोट देगा, तो इसमें 80% ब्राह्मण समाज बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को 12% ब्राह्मण समाज वोट करेगा, 8% अन्य पार्टी को वोट करेगा। हालांकि 2018 के अंदर ब्राह्मण समाज ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया था। क्या उसी तरीके का पैटर्न इस बार फिर से देखने को मिलेगा? जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ सीएम अशोक गहलोत के बेटे और आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत को प्रवर्तन निदेशालय ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट के उल्लंघन के मामले को लेकर समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन वैभव गहलोत ने पेश होने के लिए और समय मांगा है। उन्होंने कहा कि 12 से 13 साल पहले भी इसी तरीके की कार्रवाई की गई थी, लेकिन उन्होंने पहले भी इस कार्रवाई का मुकाबला किया था, आगे भी करेंगे। साथ साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 19 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है और अब कुल मिलाकर 54 ऐसी सीटें हैं जहां पर तय हो चुका है कि किसके बीच में मुकाबला होगा। इनमें कई सारी हाई प्रोफाइल सीटें हैं। साथ साथ दोस्तों, बीआरएस और बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन एक बार फिर से थामा है। कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में सारे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। राजगोपाल रेड्डी, रविंदर रेड्डी, अकुला ललित जो एमएलसी है, नीति विद्यासागर और संतोष कुमार जो पूर्व एमएलसी है, कपिल वही, दिलीप कुमार जो पूर्व एमएलसी है, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। साथ साथ दोस्तों, बीजेपी के प्रवक्ता रामेश्वर शर्मा ने सनातन को लेकर कमलनाथ के दिए गए बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ कांग्रेस में है या अलग से कमलनाथ कांग्रेस बन गए हैं। दरअसल सनातन को लेकर भाजपा के लोगों को लगता है कि शायद उन्हीं की मोनोपोली है, वो जो चाहेंगे वो बयान देंगे, लेकिन दूसरे पार्टी के लोग ऐसा बयान नहीं दे सकते जिससे बीजेपी की राजनीति पर असर पड़े। शायद यही बड़ा कारण है कि वो कमलनाथ को लेकर कह रहे हैं कि कमलनाथ कांग्रेस में है या अलग से कमलनाथ कांग्रेस बन गई है। साथ साथ दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सपा और बसपा के सांसद और पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी का हाथ थामने जा रहे हैं। कांग्रेस आला कमान से दोनों दलों के एक एक सांसद की पहली दौर में बातचीत हो चुकी है। ये दोनों सांसद अपने अपने दलों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस बसपा और सपा के एक एक सांसद को अपने साथ में लेकर आना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इमरान मसूद, पूर्व मंत्री कोकब हमीद के बेटे अहमद हमीद और फिरोज आफ्ताब जैसे नेताओं को अपने पार्टी में लाकर एक बड़ा संदेश अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दिया है। इससे पहले सपा और बसपा के कई अल्पसंख्यक नेता कांग्रेस पार्टी का दामन थाम चुके हैं। सपा बसपा ही नहीं, भाजपा के भी कई सांसद हमारे संपर्क में है। कांग्रेस पार्टी के नेता अजय राय ने यह दावा किया है। दोस्तों, साथ साथ छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ साथ अब राजनीति में एक दूसरे का वीडियो शेयर करने का मानो ऐसा लग रहा है कि दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी आईटी सेल के कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसे जमकर वायरल भी कराया जा रहा है। इस वीडियो में राजेश अग्रवाल और उनके समर्थक एक महिला के साथ गाली गलौज करते हैं, उनके पति को मारपीट की धमकी देते हैं। ये वीडियो कब का है, कहां का है, ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंबिकापुर के प्रत्याशी राजेश अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। एक तरीके से बीजेपी को अब इस पूरे मामले पर जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को कैंडिडेट क्यों बनाया है जो खुलकर गाली गलौज करता है। साथ साथ दोस्तों, झारखंड में बीजेपी के विधायक ने कथित तौर पर कहा है कि जो लोग दाढ़ी रखते हैं या टोपी पहनते हैं या गौ मांस खाते हैं, उन्हें हिंदू धार्मिक स्थलों के पास पाए जाने पर पीटा जाएगा। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को 67 सेकंड का एक वीडियो सामने आया, जिसमें पलामू जिले के पांकी से बीजेपी के विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता को कथित तौर पर किसी समुदाय के नाम लिए बिना हिंदी में मुसलमानों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में विधायक जैसे दिखने वाला एक मालाधारी व्यक्ति ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि ऐसे लोग पहले हिंदू धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, फिर उसमें बाधा डालते हैं, इसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, भाजपा के नेता के द्वारा की गई इस टिप्पणी पर आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कतर ने 8 पूर्व भारत के नौसेना के अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई, तो आरजेडी बोली, कहा सजा सुनाई गई, मोदी जी ने तब भी अपना जश्न नहीं रोका। दरअसल दोस्तों, गोवा के अंदर राष्ट्रीय खेल को लेकर
पर उद्घाटन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, जहां जश्न का माहौल भी देखने को मिला था। साथ साथ दोस्तों तेलंगाना में खाली कुर्सियों को भाषण सुनाते दिखाई दिए अमित शाह। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो भी काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं दोस्तों बदायूं के एसडीएम ने गवर्नर को जारी किया समन, कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। बदायूं जिले के एसडीएम न्यायिक कोर्ट ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को समन जारी करके पेश होने के लिए कहा है। साथ साथ दोस्तों शिवराज को सीएम का चेहरा घोषित करने में शर्मा रही है भारतीय जनता पार्टी। बैतूल में कमलनाथ ने चलाए तंज के बाण। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अगर लगता है कि उनकी राज्य में सरकार बनने वाली है तो एक बार शिवराज सिंह चौहान के नाम की घोषणा करके दिखाए। कमलनाथ ने कहा कि आज भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है, हर व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है, इसके सिवा तीसरा कुछ भी नहीं है। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के करीबी और कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश चौधरी ने बीजेपी के प्रचार के दौरान कहा कि जब भ्रष्टाचारी मोदी की सरकार बनी उस समय उनको समर्थन मिला, और इसके बाद कई सारी और भी बातें उन्होंने कही है। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, भ्रष्टाचारी मोदी की सरकार बनी। अब इतना सा वीडियो का पोर्शन काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। हालांकि जब बीजेपी के नेता को पता चला कि उन्होंने गलत बयान दे दिया है, उनकी जुबान फिसल गई है, तो उन्होंने अपने बयान को बदला है। हालांकि जो बयान उन्होंने दिया कि करप्ट मोदी, इसे लेकर अब जमकर चर्चाएं भी चल रही है और एक तरीके से दोस्तों लोग तंज भी कस रहे हैं। साथ साथ विधि आयोग ने बुधवार को देश के चुनाव को लेकर एक बैठक की थी। बैठक के बाद जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार आयोग ने कहा है कि प्रस्ताव को केवल 2029 के लोकसभा चुनावों में लागू किया जा सकता है, यानी वन नेशन वन इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसे 2029 में ही संपन्न किया जा सकता है, क्योंकि अभी कई सारी चीजें हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम को लेकर भी दिक्कतें बताई है और अब कमेटी की ओर से कहीं ना कहीं संकेत दिए जा रहे हैं। द हिंदू के अनुसार ये दावा किया गया है। दोस्तों साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही एक बार फिर से बिहार में अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में एक्टिव हो गए हैं। टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं कि अगर सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो भारत की ऐसी दुर्दशा नहीं होती, यानी भारत की दुर्दशा को लेकर मुसलमानों को गुनहगार बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नाराज किसानों का अलग ही गुस्सा देखने को मिल रहा है। जिले के 5 गाँव में किसानों ने शुक्रवार को नेशनल हाईवे पर पहुंचकर जाम लगा दिया और प्रदर्शन किया है। किसानों की शिकायत है कि बिजली विभाग से बोलने के बावजूद उनके समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है, उनको पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। किसानों की समस्या को सुनने के लिए पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे, लेकिन मामला अभी भी ठंडा होता दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों का कहना है कि बार बार आश्वासन दिए जा रहे हैं, कुछ कार्रवाई सही से नहीं की जा रही है। साथ साथ दोस्तों भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नेताजी 30 अक्टूबर को शिवपाल यादव के साथ नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी कांग्रेस विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर कई सारे नेता हैं जो खुलकर पार्टी के विरोध में आ गए हैं। भिंड जिले के अंदर विधायक संजीव सिंह, लाहौर से पूर्व विधायक रसाल सिंह और अटेर से पूर्व विधायक मुन्ना सिंह और भिंड के मंत्री अरविंद भदौरिया के करीबी रक्षपाल सिंह पहले ही बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं। अब बीजेपी के नेता रवि सेन जैन भी बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए हैं। 30 अक्टूबर को सपा के टिकट पर भिंड विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अब चुनावी मैदान में सपा के टिकट पर पर्चा भरने को तैयार है। दल बदल की जानकारी देते हुए पूर्व बीजेपी के नेता और सपा में शामिल हुए रवि सेन जैन ने बताया कि 2003 में जब चुनाव हुए थे तब समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और अच्छे खासे चुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहे थे। इन बागी उम्मीदवारों के समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के कारण सपा अमूमन मध्य प्रदेश के अंदर 4-5 सीटें जीत जाती है और माना जा रहा है कि इस बार भी समाजवादी पार्टी की दावेदारी कई सारी सीटों पर है। दोस्तों साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जून 2016 को कहा था कि कतर उनके दूसरे घर की तरह है और अब कतर के द्वारा भारतीय नौसेना के कई अधिकारियों को मौत की सजा सुनाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लोगों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों साथ साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। उनके नॉमिनेशन यानी अंबिकापुर असेंबली के अंदर भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर उद्घाटन समारोह में जाने के फैसले पर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। इस सिलसिले में मुसलमानों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्थान जमीयते उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी का बयान आया है। उन्होंने 2 टूक कहा कि मुल्क के वजीर आजम को न किसी मंदिर किसी इबादत गाह के बुनियाद के लिए नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बात ये कही जाती है कि अयोध्या में मस्जिद बनाई जा रही है, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जाकर उद्घाटन करेंगे। हम 2 बातें कहना चाहते हैं। पहला कि हम अयोध्या पर जो कोर्ट का फैसला आया है उसे सही नहीं मानते। हमारा मानना है कि वो फैसला गलत माहौल में गलत तरीके से गलत बुनियादों पर हुआ है। दूसरा ये कि मुल्क के वजीर आजम को न किसी मंदिर किसी इबादत गाह के बुनियाद के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उन्हें अपने आप को दूर रखना चाहिए। मजहब का मामला अवाम का मामला है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार पर साधा था निशाना। मंच पर मौजूद थे अजीत पवार। अब अनिल देशमुख बोले अजीत दादा को विरोध में मंच छोड़ देना चाहिए था या प्रधानमंत्री की बात को दुरुस्त करना चाहिए था ताकि वह अपने बयान शरद पवार के खिलाफ को सही कर सके। एनसीपी
के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतीत में कृषक समुदाय के वास्ते योगदान के लिए शरद पवार की प्रशंसा की है। देशमुख ने आरोप लगाया है कि मोदी ने अब चुनाव से पहले अपना रुख बदल लिया है और शरद पवार की आलोचना कर रहे हैं, उन पर निशाना साधते हुए कई सारी बातें कर रहे हैं और अजीत पवार ये सुन रहे हैं। इसका मतलब वो मौन रूप से अपना समर्थन दे रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि अजीत पवार शरद पवार को लेकर खुलकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि शरद पवार का आशीर्वाद उनको मिला हुआ है, लेकिन जब शरद पवार के खिलाफ प्रधानमंत्री टिप्पणी कर रहे हैं तो वो मंच पर बैठकर आराम से सुन रहे हैं। यानी उनके भी दोहरे मापदंड खुलकर सामने आ गए हैं दोस्तों। साथ साथ तेलंगाना में जीतने पर बीजेपी पिछड़ा वर्ग से किसी नेता को बनाएगी अगला सीएम। अमित शाह की ओर से की गई इस टिप्पणी पर आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल